बच्चों, तो चलिए जो आप लोगों का एफएसटी हुआ है बेटा, एफएसटी टेस्ट 6 हुआ है, उसका डिस्कशन लेके आए हैं हिंदी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर का जो मिशन है, उस मिशन के मुहिम के तहत, मुहिम क्या है, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। ठीक है ना, तो चलिए फ्यूचर डॉक्टर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है बेटा आपका 250 ml विलियन बनाने के लिए पर्याप्त जल में 4 ग्राम NaOH विलियन तैयार विलियन में NaOH की मोलरिता क्या होगी, की मोलरिता की गणना कीजिए, मतलब मोलरिता बतानी है। ठीक है, तो चलो बेटा निकाल लेते हैं। तो मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका मोल। अब मोल कैसे निकालेंगे बेटा, तो आपको मास दिया गया है, ठीक है, कितना 4 ग्राम, और इसका NaOH का अगर हम परमाणु भार निकालें तो इसका हो जाएगा बेटा 23 + 16 + 1, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 40 इंटू बेटा 250 ml दिया गया है आपका विलियन, तो उसको रख देंगे 250 ml में है, उसको हम लीटर में चेंज करने के लिए 1000 कर देंगे। तो बेटा कैंसिल आउट कर देना, ठीक है, और ये आपका 4 से 4 ख़त्म, और ये 10/25, तो 1/5 आएगा, जो जिसको आप लिख सकते हैं 0.4, आंसर आ गया। ठीक है ना, तो 0.4 आ गया आपका, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी कार्बन और कार्बन के बंद दूरी पाई जाती है किसमें, तो सबसे पहले लिखा है बेटा डायमंड। तो डायमंड का जो संकरण होता है वो होता है बेटा sp3। एथेन की बात कर रहा है बेटा, तो एथेन होता है आपका CH3, तो इसका जो संकरण हो जाएगा, जिसको हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, वो sp3 होगा। बेंजीन रिंग की बात कर रहा है बेटा, तो बेंजीन रिंग आपकी ये हो गई, और इसका जो संकरण होता है वो sp2 होता है। फिर एसिटिलीन की बात कर रहा है, तो एसिटिलीन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका संकरण होगा sp। और ठीक है, तो सबसे छोटी आपसे पूछा गया बेटा, तो सबसे छोटी यहाँ पर होगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और जब आप ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो वहाँ की बंद लेंथ क्या होती है, दूरी सबसे कम होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका एसिटिलीन। क्लियर हो गया बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है आपसे किसी विलयन की मोलरिता तापमान पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, जो आपकी मोलरिता होती है, मोलैरिटी, वो तापमान पर निर्भर करती है। अगर आप तापमान को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उससे मोलरिता पर फर्क पड़ेगा। तो ये कथन बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर कह रहा है किसी विलयन की मोललता, क्या बोल रहा है बेटा, मोललता मतलब मोलैलिटी तापमान के साथ नहीं बदलती है। तो यहाँ पर नीचे हम भार रखते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से इसकी मोलरिता नहीं बदलती है, और यहाँ विलियन का वैल्यूम रखा जाता है, इसलिए इसकी मोलरिता चेंज होती है। तो ये वाला भी सही है। तो दोनों कथन आपके क्या है बच्चा, सही हैं। तो आप लिखेंगे कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। याद रखिएगा, जो आपकी मोलरिता है, क्या है बेटा, मोलरिता वो तापमान पर निर्भर करती है, लेकिन मोललता निर्भर नहीं करती है। तो दोनों बातें सही हैं, तो आपका 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए जिसकी आवृत्ति 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। ठीक है, तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा बेटा इसके लिए, E = hc/λ, या फिर इसको ये भी बोलते हैं E = hν। ठीक है ना, और आपकी आवृत्ति दी गई है, फ्रीक्वेंसी मतलब, ठीक है, तो E = आपकी विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा बतानी है। तो ऊर्जा इक्वल टू H बेटा प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³
और बेटा विकर्ण आपको दिया गया है 5 × 10 की पावर 14। क्लियर हो गया बेटा। और आपसे कह रहा है एक मोल के लिए, किसके लिए बेटा, एक मोल के लिए, सिर्फ फोटोन की ऊर्जा नहीं पूछ रहा, एक मोल के लिए पूछ रहा है, तो हम Na से मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा, गुणा करा देंगे, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 6.022 × 10 की पावर 23। तो ये एक मोल के लिए आ गई, ठीक है ना। आप इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे बेटा तो बताइए सॉल्व करके कितना आएगा, और हमने इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये जूल पर मोल आएगा, क्योंकि ये जूल में रखा हुआ है, हर्ट्ज में है, और ये पर मोल के लिए है, जूल पर मोल। तो ये आपका आएगा 199 × 10 की पावर 3 के समथिंग आएगा, ठीक है, 199 × 10 की पावर 3 के समथिंग आएगा। ये जूल पर मोल आ गया, और सिर्फ आपका आंसर दिया है किलो जूल में, तो किलो जूल में चेंज कर लो, तो बेटा एनर्जी इक्वल टू 1000 से डिवाइड कर देना 10 की पावर 3 से, ये दोनों कैंसिल आउट, तो 199 किलो जूल मोल के आसपास आ जाएगा। तो देखो बेटा कौन सा ऑप्शन मिलता है, सेकंड। कौन सा ऑप्शन मिलेगा बेटा, सेकंड। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एसिटामाइड को मेथेनामाइड से में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त है। तो पहला है बेटा हाफमैन ब्रोमामाइड अपक्रिया, फिर दूसरा है स्टीफेंस अपक्रिया, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण और कार्बेल अमाइन अपक्रिया, ठीक है ना सर। तो आपको इसमें बताना है कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है। तो आप लोगों ने सारी अभिक्रिया पढ़ी होंगी अमीन चैप्टर में, ठीक है ना, अमाइन चैप्टर में पढ़ा होगा बेटा। तो आपको पता है कि जो हाफमैन ब्रोमामाइड अपक्रिया होती है उसी से होता है। क्या होती है अगर इसको समझ लें बेटा तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये दिया गया है एसिटामाइड, ठीक, क्लियर हो गया, और यहाँ पर लगा दो NH2 NaOH, ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है बेटा, मेथेनामाइड, ठीक है। अब एसिटामाइड को मेथेनामाइड में परिवर्तित करती है, तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो अगर हम आंसर की बात करें बेटा तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, प्रोडक्ट बना दिया जाए, ठीक है ना। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट बेटा इसका बन जाएगा आपका, ठीक है, NH2, और बाई प्रोडक्ट बनेंगे N2 भी निकलेगा, ठीक है, NaBr बनेगा आपका, NO2CO3 बनेगा, ठीक है, यहाँ बस Br2 कर लेना। तो यहाँ से NaBr बनेगा बेटा 2 मोल, और बाकी बाई प्रोडक्ट बनेंगे। तो हमें मेन इसकी बात की, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है तृतीय आवर्त में बाईं ओर सबसे क्षारीय ऑक्साइड, बाईं ओर पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो सबसे क्षारीय ऑक्साइड कौन सा, NO2O, बिल्कुल सही बात कह रहा है, ठीक है ना। फिर तो ये आपका सही हो गया बेटा, मतलब मेटल, एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब बाईं साइड। फिर कह रहा है आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है कौन सा, फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा। तो ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन, ठीक है ना। और अगर यही क्वेश्चन ये वाला होता बेटा कि आवर्त सारणी में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो आप क्या लिखते, सीजियम, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो, ये भी आपका फ्लोरीन बोल रहा है, लेकिन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, तो ये वाला भी कथन आपका सही हो जाएगा। तो ये दोनों कथन आपके क्या हैं भाई, सही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो आंसर कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं, आणविक सूत्र C से कार्बन 7 है, H16 है वाला एक यौगिक प्रकाशीय संयोजकता दर्शाता है। तो देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके आइसोमर्स की बात करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दो कैसे, तो C7H16 है, ठीक है ना।
तो ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर बनाना है, जैसे प्रकाशीय समावत्ता की बात कर रहा है तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बोलते हैं बेटा। तो इसके लिए अगर हम लिखें फॉर्मूला, तो आप सबको पता है उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम आपको यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, जैसे मान लो कितने दिए गए 7 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 ये कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक यहाँ कार्बन लगा दो, एक यहाँ लगा दो, ठीक। और यहाँ एक H हो गया आपका, H हो गया CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। अगर हम पहला ऑप्शन देखो, ये वाला कार्बन बेटा आपका कायरल कार्बन, मतलब इस कार्बन पे 4 ऐसे ग्रुप लगे हैं जो डिफरेंट है। देखो, एक ये पूरा बेटा आपका ग्रुप लगा है, दूसरा आपका ये ग्रुप लगा है, तीसरा हाइड्रोजन लगा है और एक ये लगा है। तो चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका IUPAC नेम लिखें तो बेटा ध्यान दो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 2,3 डाई मेथिल, और 5 कार्बन तो उसके लिए क्या लिखोगे बेटा, पेंटेन, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा बेटा फर्स्ट, देखो 2,3 डाई मेथिल पेंटेन, ठीक है ना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला कुछ कहना चाह रहा है आपसे, कह रहा है बॉर्न हैबर चक्र हेस के नियम पर आधारित है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है बेटा। फिर कह रहा है, जैसे ये बेसिकली क्या होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, उससे हम क्या निकालते हैं, एनर्जी वगैरह, ऊर्जा वगैरह निकालते हैं, ठीक है। जालक इंथैल्पी, ये तो बेटा सही है आपका। फिर कथन दूसरा कह रहा है जालक इंथैल्पी की गणना बॉर्न हैबर चक्र द्वारा की जा सकती है, और ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। जालक की अगर बात करें, ठीक है ना, तो ये आयनिक कंपाउंड में ही बनेंगे। तो जालक इंथैल्पी की गणना बॉर्न हैबर चक्र द्वारा की जा सकती है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये भी आपका कथन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पर भी दोनों कथन आपके क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक रासायनिक अपक्रिया की दर स्थिरांक के दिया गया है, जिसकी तापमान निर्भरता को अर्हेनियस समीकरण के इक्वल टू AE की पावर माइनस EA बेटा एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT के रूप में लिखा जाता है। अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा की गणना आलेखन द्वारा की जा सकती है, मतलब ग्राफ बनाना है बेटा, ठीक है ना। तो आप सबको पता है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो कितने लोगों को ये बेटा याद है, ठीक है। दोनों साइड अगर हम लॉग ले लें तो ये हो जाएगा लॉग के इक्वल टू, अब जब आप इधर लॉग लोगे तो लॉग A इंटू लॉग B होगा, ठीक है ना। तो लॉग A और बेटा माइनस आ जाएगा लॉग, ठीक है। तो उसको माइनस करके फर्दर अगर हम सॉल्व करें कॉमन लेके, तो यही आपका बचेगा। यहाँ पर इधर लॉग लेना है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है बेटा कांस्टेंट, अलग हो जाएगा लॉग ए, और ई की पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस EA अपॉन 2.303 RT, और ये डायरेक्ट फार्मूला भी होता है कैलकुलेटेड, ठीक है। अब अगर हम ग्राफ बनाए बेटा तो इसका ग्राफ बन जाएगा आपका ये, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ये आपका ग्राफ जो बनता है लॉग y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लेंगे और ग्राफ बन जाएगा। तो ये बनेगा लॉग k वर्सेस, अब यहाँ पर क्या है बेटा 1/t, क्या है 1/t, क्लियर हो गया। देखो ध्यान से, क्योंकि ये आपका इंटरसेप्ट हो गया, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया और ये आपका स्लोप हो गया इतना, ठीक है ना। तो ग्राफ देखो स्लोप आपका नेगेटिव है तो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा बेटा, ठीक है, ये जाएगा, क्लियर हो गया। और अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का EA अपॉन 2.303 R, क्लियर हो गया। तो अब देखो लॉग के वर्सेस
1/T का सिर्फ एक ही ग्राफ आपको दिख रहा है, वो कौन सा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन पर दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। यदि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ब्रोमीन और ब्रोमीन और हाइड्रोजन ब्रोमीन की बंद ऊर्जा क्रमशः दी गई है आपको, किलो जूल पर मोल है, तो अभिक्रिया, एक अभिक्रिया भी दी गई है के लिए डेल्टा एच क्या होगा, ठीक है। तो आप सबको पता है बेटा कि डेल्टा एच फॉर्मेशन इक्वल टू क्या होता है, लिख लेना यहाँ पर, डेल्टा एच फॉर्मेशन इक्वल टू बेटा क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट। अच्छा रिएक्शन तो लिख ही लेंगे बेटा सबकी तीनों की, ठीक है ना, तो वो मैं काम नहीं कर रहा, सिंपल है, ठीक है। अब ध्यान दो, जब इसकी बात करेंगे तो अब यहाँ पर हमने क्या क्या किया, तो ये रिएक्शन मिली और सबकी ये दी गई है। तो बेटा सबको पता है H2Br2 से हमें क्या मिल जाएगा, 2HBr, ठीक है ना, ये रिएक्शन तो सबको पता है। अब हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, H2 और Br2 को ऐड किया, तो इन दोनों की जो बंद ऊर्जा दी गई है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे किससे बेटा, जो इसकी बंद ऊर्जा दी गई है, तो आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन आ जाएगा। तो डेल्टा एच निकालना है आपको, तो इसकी ऊर्जा कितनी दी गई है बेटा, 433 प्लस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं HH प्लस ब्रोमीन ब्रोमीन, और माइनस हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, बस आपको रख देना है यहाँ पर। तो जब आप रखेंगे सारी वैल्यू, तो बेटा 433 माइनस 192, ये प्लस हो जाएगा और माइनस का 2 टाइम कितना आ जाएगा, 364, ठीक है। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 625 माइनस बेटा ये आ जाएगा आपका 7, तो 20, तो ये आपका 720 आ गया बेटा। तो यहाँ से डेल्टा एच इक्वल टू कितना आएगा जल्दी बताओ, तो लगभग लगभग 103 की 5, जल्दी बताओ कितना आएगा। इसका कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा बेटा कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका फर्दर जब आप ये सॉल्व कर देंगे तो मैं सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ बेटा, ये आपका माइनस का तो आएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, 103, ठीक है, और किलो जूल में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है, फर्स्ट हो जाएगा बेटा। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, हमने कर दिया है हालांकि, फिर भी आप एक बार देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य विज्ञानसी और चुंबकीय क्वांटम संख्याएं क्रमशः संबंधित हैं। अब देखो बेटा, आप लोगों ने क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ा होगा, क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेनली क्या होता है, आकार के लिए, ठीक है, मुख्य क्वांटम नंबर जिसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं, तो आकार के लिए होता है बेटा, दिव्यांशी जो होता है वो आकृति के लिए होता है, और चुंबकीय जो होता है वो आपका अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, उसके लिए होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, सीधा सीधा है। आपसे पूछ रहा है कि जो क्वांटम संख्याएं दी गई हैं बेटा आपको, ये किस किस के लिए है, इनसे क्या क्या पता चलता है हमको, ठीक है। तो बेटा मुख्य से आकार का पता चलता है, दिव्यांश से आकृति का, और चुंबकीय से बेटा अभिविन्यास का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट देखो, 298 केल्विन पर ऑक्सीजन को ओजोन में बदलने के लिए डेल्टा जी नॉट की गणना करें। यदि Kp इक्वल टू आपको दिया गया बेटा, Kp की वैल्यू दी गई है इस रूपांतरण के लिए कितना होगा, तो आप लोगों ने सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 2.303 RT log Kp। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जल्दी बताओ भैया, ठीक है। और बस यहाँ पर माइनस लगा दो, क्लियर हो गया, माइनस का 2.303 RT log Kp। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का 2.303, R की वैल्यू
314। टेम्परेचर बेटा तापमान आपको दिया गया है 298 और लॉग केपी सर आपको लॉग हो जाए केपी की वैल्यू दी गई है तो लॉग केपी 2.47 इंटू 10 की पावर माइनस का 29। तो बेटा यहाँ से ये बताओ कितना आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा ठीक है, कितना आएगा बेटा 163 किलो जूल के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिल्वर क्रोमेट के संतृप्त विलयन का विलेयक गुणांक क्या होगा। तो बेटा आप सबको पता है कि इसको जब हम ब्रेक करते हैं तोड़ते हैं तो ये इसमें टूटेगा, ये 2Ag प्लस O4 2 माइनस। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका 1 मोल था, इसके 2 मोल थे, इसलिए यहाँ पर हमने कर दिया। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान देना इसके लिए आपको लिखना है बेटा तो KSP इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे Ag प्लस Ag2 प्लस की पावर कितना बेटा 2 कोफिशिएंट दिया गया है कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम O4 की पावर 2 पावर बेटा 1 हो जाएगा जो कि लिखते नहीं। तो अब मैच कर लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा सेकंड हो जाएगा आपका। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अब पहला कथन देखते हैं बेटा क्या दिया गया है आपका विलयन का परासरण दबाव। ठीक है, विलयन का परासरण दबाव तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ता है। ठीक है ना, कह रहा है विलयन का जो परासरण तापमान है परासरण दाब तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो आपको बताना है कि बढ़ता है कि नहीं। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, सोच लिया करो। बिल्कुल सही बात कह रहा है। ठीक है ना, हाँ। फिर उसके बाद है यूरिया का वांट ऑफ कारक आई का मान 1 होता है। जी सर, यूरिया NH3। ठीक है, इसका बेटा वांट ऑफ फैक्टर भी बोलते हैं या वांट ऑफ कारक जो होता है आपका आई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है ना, हाँ। आई की वैल्यू आपने 3 पढ़ी होंगी बेटा, एक ग्रेटर देन 1, एक इक्वल टू 1, एक लेस देन 1। तो अमोनिया किस में आता है जो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, हाँ। तो ये भी कथन क्या है बेटा आपका सही है। तो दोनों कथन इसमें क्या होने वाले हैं आपके सही। ठीक है ना, क्लियर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए, फिर से आ गया बेटा आपका यदि QC लेस देन KC के लिए कुल अभिक्रिया बाएं से दाएं जाती है, कुल अभिक्रिया बाएं से दाएं जाती है। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है बेटा। ठीक है, बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो सही है बेटा, लेस देन है ना इसलिए। फिर कह रहा है यदि डेल्टा G ऋणात्मक है तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है और आगे की दिशा में आगे बढ़ती है। बिल्कुल सही बात ये भी है बेटा। ठीक है, इसी को एक नाम भी देते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये भी आपका कथन सही है। तो दोनों आपके सही हैं बेटा, फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 3 आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए गए बेटा। मैं कह रहा है प्रजाति में निकिल की संकरण अवस्था क्रमशः NI का परमाणु क्रमांक दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो फुलफिल ऑर्बिटल आएगा, तो उस टाइम पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा वो हो जाएगा आपका sp3। क्या हो जाएगा sp3, आउटर ऑर्बिट यूज करेंगे। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ 2 माइनस का चार्ज है। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो 2 प्लस और हाँ प्लस का आ जाएगा, तो 2 प्लस आया तो इनर ऑर्बिट यूज करेंगे क्योंकि ऑर्बिटल खाली, तो पेयरिंग होगी क्योंकि ये भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर पेयरिंग होगी तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हो जाएगा DsP2 क्योंकि इनर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। क्या यूज हो रहा है बेटा, अंदर वाले जो ऑर्बिटल हैं वो यूज हो रहे हैं, अंदर वाली कक्षा यूज हो रही है। ठीक है, और ये आपका बेटा वीक फील्ड लिगेंड है।
जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा बेटा 4 है तो sp3, तो sp3 dsp2 और sp3, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, sp3 dsp2 और sp3 सेकंड हो जाएगा सर आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों की बंध लंबाई, लंबाई बताना है बेटा, जो बंध बॉन्ड बनाते हैं उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो इन सब का हम अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, ठीक है ना, तो बता देंगे। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पर O डबल बॉन्ड O बनेगा, तो देख भी सकते हैं या ऐसे भी सबको याद है बेटा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, प्लस चार्ज आ गया बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कितना 1.5, और माइनस चार्ज है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा 2.5, क्योंकि एक माइनस चार्ज से 0.5 पड़ जाता है। याद रखना बेटा, न्यूट्रल O2 सिर्फ है तो 2 होगा, एक प्लस चार्ज तो 1.5, दो प्लस चार्ज तो 1, और O2 माइनस का 2.5, ठीक है। अब ऑर्डर बता दो बेटा, सबको पता है बंध लंबाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर। तो आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी बताओ बेटा क्या होगा। वेरी गुड। तो सबसे इसका ज़्यादा है बेटा, तो O2 माइनस का सबसे ज़्यादा, फिर O2 का, और फिर O2 प्लस का। तो आंसर हो जाएगा आपका 4, नहीं सही है 4 हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका 4। क्लियर हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक के लिए अनंत तन्यता पर तुलैंकी चालकता के लिए सही है, दिया गया के लिए अनंत। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका Al2SO4 का होल थ्राइस। जब आप इसको सर ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा Al2 की जगह आ जाएगा बेटा एल्यूमिनियम 3+ और 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3SO4-। लेकिन सर आपके लिखना क्या है कंडक्टिविटी, तो यहाँ पर हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू Al3+, ठीक है, प्लस बेटा SO4 2-, ठीक। क्लियर हो गया। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकंड। क्लियर हो गया। कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर 2 और 3 लिखते हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है अनंत तुल्यता पर तुलंकी चालकता दिया गया है, ठीक है ना, तो कितना होगा, ये इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर बेटा सेकंड हो जाएगा। कॉलम का मिलाप करें, कार्बन हाइड्रोजन बंध है बेटा आपके, और बंध लंबाई है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी में सीधा इसका डेटा दिया है, ठीक है ना, तो वो उसी के अकॉर्डिंग है, ये आपको डेटा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो CH3F होगा, अब सिंपल सी बात है बेटा, तो इसका जो आपका बंध लंबाई होती है वो होती है बेटा आपकी 139 पिकोमीटर। कितनी होती है बेटा 139 पिकोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा CH3Cl, तो इसकी लंबाई हो जाती है बेटा 178 पिकोमीटर। फिर बात करें CH3 ब्रोमीन की, तो इसकी लंबाई होती है बेटा आपकी 193 पिकोमीटर, ठीक है। फिर अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो इसकी लंबाई होती है आपकी 214 पिकोमीटर। अब इसमें कैसे याद रख सकते हो, अगर इस टाइप का आंसर आ गया, डेटा नहीं याद, तब भी बता सकते हो बेटा। एक बात बताओ, फ्लोरीन का जो साइज होता है वो क्या होता है, सब में CH3 तो कॉमन है, जो फ्लोरीन का साइज होता है वो छोटा होता है। अब साइज छोटा है तो बेटा बंध की लंबाई भी क्या होगी, छोटी। तो देखो फ्लोरीन वाले केस में जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है उसकी लंबाई 139 पिकोमीटर है। फिर उसके बाद CH3Cl आता है, तो इससे ज़्यादा उसकी हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं हाइड्रोजन में, तो बेटा साइज क्या होता है, आकार क्या होता है, वो बढ़ता है, और आकार बढ़ेगा तो बंध की लंबाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वैसे भी कर सकते थे, तो इसकी सबसे कम हो जाएगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और वही ऑर्डर आपका दिया गया है, आप ध्यान दीजिए। तो बेटा A का S है, तो A का S इन दोनों में है, फिर आपका दिया गया है B का R, तो B का P दिया, V का R, और C का Q और D का P, तो आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर डेटा नहीं याद तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में तीसरी आयनीकरण ऊर्जा किसके लिए अधिक है। अब इसमें थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना है, आपको ऐसे नहीं चलना है कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ठीक है, या फिर हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला जो एक्सटर्नल केस होता है उसको आप लोग देख लेते हो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, और ये आपका बेरिलियम है। इन दोनों में फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे जब हम तीसरी आयनीकरण ऊर्जा की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि मैग्नीशियम का साइज इससे क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस वजह से अगर साइज बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो बेटा आयनिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि दोनों में फुलफिल्ड ऑर्बिटल शो करेगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। यहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, ट्रेंड वाला लगेगा कि टॉप टू बॉटम जाने पे आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है, कम। तो भैया बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा तो आयनीकरण ऊर्जा भी कम हो जाएगी, ठीक है। क्या होगी बेटा, कम। क्यों, साइज बढ़ेगा, ऑर्बिटल बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, तो भैया एनर्जी आयनीकरण ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। तो आंसर हो जाएगा आपका बेरिलियम। क्लियर हो गया बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमियम O5 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या, तो बेटा ध्यान दो, क्रोमियम है, यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब निकाल लेते हैं बेटा, तो -1 -1 -1 -1 -2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस का 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बेटा कितना, प्लस का 6। तो ये सर आपका आंसर हो जाएगा प्लस का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है। तो निम्न में कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है, तो देखो ये बात कहना कि अम्लीय ऑक्साइड कौन है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन क्वेश्चन में हम करना चाहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अम्लीय कौन है, देन आपका इसमें एक आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा, सेकेंड, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये याद रखना बेटा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अम्लीय ऑक्साइड कौन शो करेगा, सिर्फ अम्लीय ऑक्साइड, तो बेटा कौन सा हो जाएगा, वो सेकेंड, ठीक है, क्रोमियम O3। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अभिक्रिया में फिनॉल उत्पाद के रूप में प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें भी मिलता है बेटा हमें फिनॉल, OH मिलता है, बाई प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं। यहां पर भी मिलता है बेटा, यहां पर भी मिलता है हमें, यहां पर बेटा फिनॉल नहीं मिलता, यहां मिलता है CH3COOH, ठीक है। बाकी बाई प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया होगा बेटा। इसमें क्या मिलता है, एसिडिक एसिड। तो आपसे पूछ रहा है कि प्राप्त नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा बेटा, ठीक है। चलो, ये तत्व का परमाणु क्रमांक 25 है, तो तत्व के द्विसंयोजन आयन के लिए चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा बेटा, ठीक है। और किसके लिए 25, मतलब किसके लिए बात कर रहा है बेटा, यहाँ पर क्या होगा, D5 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। याद करो, क्रोमियम होता है, क्रोमियम, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, अगर हम लास्ट का लिखें तो 4s1 एक्सेप्शनल होता है बेटा, 4s1 और 3d5, तो D5 आया है, तो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने होंगे बेटा, 5 हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा दो बेटा। तो देखो, म्यू इक्वल टू अंडर रूट 5 + 2, तो म्यू इक्वल टू, सॉल्व कर लेना बेटा इसको, 7 × 35 अंडर रूट 35 समथिंग आएगा, ठीक है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा, लगभग 5.9 के समथिंग आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। तो ये जब सॉल्व करेंगे बेटा तो 5.92 आ जाएगा BM, आंसर हो गया बेटा आपका सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है समूह 16 तत्वों के, समूह 16 मतलब ग्रुप 16 की बात कर रहा है, तत्वों के निम्नलिखित हाइड्रोक्सीडों भी बहुत हाइड्रोक्साइड बोल रहा है बेटा, का क्वथनांक निम्न के क्रम में बढ़ता है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लेना यहाँ। तो ध्यान दो,
सिंपल से याद रखना बेटा कैसे लिखते हैं उसके, अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको सारे एलिमेंट लिखना है, ठीक है। ये अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिंपल है। ऑक्सीजन को यहां से उठाना है और यहां लगा देना है, ठीक। और सब में बेटा H2 ऐड कर देना है और ये साइन लगा देना है, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है ना, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक। कुछ नहीं, पूरा वही ग्रुप लिख देना है, ग्रुप के एलिमेंट को लिखना है बेटा और ऑक्सीजन को उधर लेके चले जाना है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ दिया गया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका जो कथन फर्स्ट है वो गलत दिया गया है, उसका क्रम जो दिया गया है वो गलत, एक्चुअल क्रम ये होगा। फिर कह रहा है आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ, बेटा क्वथनांक मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है, क्लियर हो गया। तो एक्चुअल ऑर्डर ये होगा, दिया आपको ये गया है, इसलिए ये समूह कथन क्या हो गया, गलत हो गया। कथन सेकंड कह रहा है आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ हाइड्रोक्सिनों का क्वथनांक बढ़ता है। क्या ऐसा होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता बेटा, ये भी आपका क्या है, गलत है, ठीक है ना। द्रव्यमान साइज की बात कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम के, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो उससे उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो फिर ये सही होता ऑर्डर, तो ऐसा है नहीं, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कथन क्या हैं आपके, गलत हैं। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है ना। क्या कह रहा है, आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ हाइड्रोक्साइड का क्वथनांक बढ़ता है, नहीं बिल्कुल नहीं भैया। अगर ऐसा होता तो फिर ये वाला सही होता, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा किसका बेटा आणविक द्रव्यमान होगा, सल्फर का, उससे ज्यादा सेलेनियम का, पेट्रोलियम का। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उधर चला जाता है, इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर दिया है, इसके बाद सर करेंगे बेटा। तो हमने 51 से 75 डिस्कस कर दिया। कोई भी अगर आपको डाउट हो, कुछ समस्या हो, तो आप लोग बाद में कमेंट करिएगा, ठीक है, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही बेटा मेहनत करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे FST टेस्ट 06 का, जो आप लोग जैसे सब देखिए। सबसे पहले बात करेंगे FST 06 में हिंदी का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। 51 to 75 क्वेश्चन अनिकेत सर ने किया है और 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन मैं करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि FST का जो पेपर हुआ वो आपका पूरा NCERT बेस्ड पेपर है और सब बहुत अच्छे मार्क्स भी आप लोगों के आए हुए होंगे। तो बात करते हैं हम लोग हैं 76 की, किसकी बात करते हैं, 76 की। तो देखिए, बात करें हम लोग क्या लिखा हुआ है 76 में, यौगिक का IPAC नाम होगा। IPAC नाम, इस कंपाउंड का IPAC नाम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं IPAC नाम की बात करें तो देखो यहाँ पे NH2 क्या होगा आपका, फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या होगा आपका, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा। जब यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप में आएगा तो नंबरिंग कहाँ पे जाएगी हमारी, इसी कार्बन से होगी 1, यहाँ पे 2, 3 और क्या बोलेंगे 4। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल। क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग हैं, इथाइल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल, ठीक है ना। तो इथाइल और मिथाइल में पहले ई आता है, तो क्या होगा आपका 4 पे इथाइल होगा, तो 4 पे एथिल, 2 पे मेथिल हो जाएगा, तो 4 एथिल 2 मेथिल क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन। देखिए, तो क्या होगा आपका 4 एथिल 2 मेथिल और क्या बोलेंगे हम लोग, एनिलीन बोल देंगे। 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बात करते हम लोग हैं 77 की। तो 77 में आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एल्डिहाइड और कीटोन का एक उदाहरण है। एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम ऐसे बोलें आपसे एल्डिहाइड, यहाँ पर CHO, एल्डिहाइड एंड किसका दिया है, कीटोन। एल्डिहाइड किस में चेंज जाए, कीटोन में चेंज हो जाए, तो क्वेश्चन पूछेगा ये किसके एग्जांपल्स होते हैं, तो आप बताइएगा क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के एग्जांपल होते हैं।
ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम लोग, क्रियात्मक समूह समायोजता के एग्जांपल्स होते हैं। तो क्या होगा आपका, एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या होगा आपका, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के एग्जांपल होंगे। क्या होगा आपका, क्रियात्मक समूह समायोजता के एग्जांपल्स होंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रृंखला समायोजता, श्रृंखला समायोजता की बात करेंगे तो कार्बन की चेन का अगर डिफरेंशिएशन हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला समायोजता बोलते हैं। ज्यामितीय समायोजता की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाए या मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाए या सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन का पोजीशन चेंज हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हैं क्या बोलेंगे, हम लोग स्थिति समायोजता बोलते हैं। ज्यामितीय समायोजता की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, सिस और ट्रांस का फॉर्मेशन हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्यामितीय समायोजता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या, क्रियात्मक समूह समायोजता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 78 की। 78 क्वेश्चन देखिए, 78 में क्या दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक 109 वाले तत्व का IUPAC नाम होगा। तो देखिए 109 की बात करें तो 109 की बात करते हैं तो 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, अन, 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, नील, और 9 को हम लोग क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, अन, यहाँ पे क्या होगा आपका नील, और क्या होगा आपका ENN, इनियम। तो क्या बोलेंगे, ENN, और फिर क्या होगा लास्ट में IUM हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या होगा आपका, अन नील इनियम। देखो यहाँ पे अन इनियम दिया हुआ है तो अन 119 हो जाएगा, यहाँ पे अन नील इनियम दिया हुआ है तो 109, तो सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 79 क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो देखिए क्या दिया हुआ आपका, लेसाइग्ने परीक्षण में कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन और सल्फर, अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित हैं तो Fe+3, किसकी बात करेंगे हम लोग, Fe+3 के बनने के कारण रक्त को लाल रंग देता है। क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए दिया आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए क्या, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, लाल रंग कौन देगा आपका, क्या बोलेंगे हम लोग, यही आपका होगा आपका थर्ड ऑप्शन, क्या, FeSCN-, क्या बोलेंगे, फेरस, क्या बोलेंगे, थायोसाइनेट, क्या बोलेंगे, फेरस थायोसाइनेट बोल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आयरन पे कितना चार्ज हो जाएगा आपका, प्लस का 3 चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बात करें हम लोग क्या, 80 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से सबसे अधिक स्थिर धना, क्या बोलेंगे, कार्बोधनायन है। तो देखिए कार्बोधनायन की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है, फिर हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोधनायन। ठीक है ना। तो 3 डिग्री क्या होगा आपका, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर क्या बोलेंगे हम लोग, मिथाइल कार्बोधनायन। तो सेकेंड इज द क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए और कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया है तो सेकेंड इज द क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। 81 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं। देखिए क्या दिया, क्रोमियम+3 एक संकुल, एक क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है तो X और Y क्रमशः होंगे। तो देखिए X और Y की बात करते हैं तो यहाँ पर बात करें हम लोग क्रोमियम, यहाँ ले लीजिए आप अमोनिया NH3, यहाँ दिया आपसे क्या X, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Y, पूछ रहा है आपसे क्या, प्लस का 2 है। तो यहाँ पे देखिए क्रोमियम प्लस का 3 संकुल बनाएगा, इसका मतलब अगर प्लस का 3 संकुल बनाएगा तो यहाँ पे क्लोरीन देखो +2 पहले से चार्ज है, तो क्लोरीन पे अगर 1 होता है तो एक क्लोरीन पे 1 -1 चार्ज होगा, और एक जो क्लोरीन इधर जाएगा तो क्या होगा आपका +3, और अमोनिया का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अगर किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ जुड़ते हैं अमोनिया, जैसे हम बात कर लें कि क्या NH3 अमोनिया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, और बात करें हम लोग EN, अगर किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ जुड़ते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग बताएं X+, अगर हम लोग ऐसे देख लें तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपसे है, क्रोमियम +3 तो प्लस का 3 प्लस X, यहाँ देखिएगा X इंटू क्या होगा आपका 0 प्लस यहाँ पे Cl का हमको निकालना है तो Y = क्या होगा आपका, प्लस का 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ बात करें Y = 2 - 3
तो क्या होगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, मतलब वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 आएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, तो 5 हो जाएगा। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब बनेगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या बनेगा, CrH2 क्या दिया आपका, CrNH3 5 और क्या बनेगा आपका Cl1 हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बंद कर दीजिए, यहाँ पे कितना दिया है +2, तो देखो 5:1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5:1 हो जाएगा। तो 81 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 82 की बात करते हैं। देखिए 82 में क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम प्रति डेसीमीटर की यूरिया मॉलिक्यूलर वेट 60 का विलयन एक 5% अवाष्पशील विलय के विलयन से क्या है, समपरासरणी है। अवाष्पशील विलय का परमाणु भार क्या होगा, देखिए परमाणु भार पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं क्या, कंसंट्रेशन C1 इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन C2 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कंसंट्रेशन क्या होगा आपका, मोल अपान क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। लीटर की बात करेंगे तो यहीं पे क्या हो जाएगा आपका, क्या बोल देंगे, मोल। वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, भार अपान परमाणु भार इनटू क्या, देखो यहाँ पे दिया हुआ है भार अपान परमाणु भार। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भार अपान परमाणु भार की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ आपका, और इंटू 1 अपान क्या होगा आपका V लीटर में, क्या होगा आपका 1 अपान V लीटर की बात करते हैं। और इसकी हम लोग बात करते हैं इज इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, इंटू 1 अपान V किस में होगा आपका, लीटर में। एक किसका होगा आपका, यूरिया का हो जाएगा। और ये क्या होगा आपका, अननोन, क्या बोल देंगे हम लोग, अननोन। अननोन क्या होगा आपका, अननोन सोल्यूशन की बात कर देंगे। अननोन सोल्यूशन होगा, इसका पूछ रहा है मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए वेट कितना दिया है यहाँ पे, 10 ग्राम दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, 60 ग्राम दिया हुआ है। इनटू वॉल्यूम देखो डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो 1000, यहाँ पे 1000 अपान डेसीमीटर क्यूब की बात करेंगे तो क्या होगा आपका 1000 इज इक्वल टू, यहाँ क्या दिया हुआ, वेट कितना दिया, 5 अपान मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, ठीक है ना, बी का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, इनटू अब देखो यहाँ पे दिया 5% तो क्या होगा आपका 1000 अपान क्या होगा यहाँ पे 100, ठीक है ना। तो काट दीजिए, इसके 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ 1000 से 1000 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, तो 5 6 के 30 और यहाँ पे क्या होगा 0, तो क्या होगा आपका 300। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या, मॉलिक्यूलर वेट बी का क्या हो जाएगा आपका 300 क्या होगा आपका ग्राम क्या होगा आपका पर मोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी अगर आंसर की बात करते हैं तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 83 की बात करें तो देखिए क्या दिया हुआ आपसे, क्या एक धातु के विद्युत तुल्यांक के बराबर भार अवक्षेपित करने के लिए 0.25 सेकेंड तक प्रवाहित धारा का मान होगा। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, Z इज इक्वल टू क्या होता है आपका, या बोल देंगे W इज इक्वल टू क्या होगा आपका, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T होता है। यहाँ बात करें क्या अब दिया हुआ है, W इज इक्वल टू क्या होगा आपका, अगर Z हो जाए तो यहाँ वैल्यू क्या दिया है आपका 1 मान लेते हैं, तो यहाँ अगर W अपान Z की वैल्यू कितना दिया है आपका 1 है, और क्या I इंटू T, यहाँ पे T की क्या I पूछ रहा है आपसे, T की वैल्यू कितना दिया 0.25 सेकेंड, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या पूछा आपसे, आप देखो तो आप धारा पूछ रहा है, प्रवाहित धारा मीन्स I की वैल्यू पूछ रहा है, तो I इंटू 0.25, इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 अपान 0.25 मीन्स क्या होगा आपका 100 अपान 25, मतलब क्या होगा आपका 4 एम्पियर हो जाएगा, क्या होगा आपका 4 एम्पियर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा, 4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना। W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू 2 से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग 84 की बात करते हैं, सॉरी 84 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 84 पूछा 1 2 3 4, यहाँ दिया हुआ है
ब्यूट 2 आयन, किसकी बात किया गया है? ब्यूट 2 आयन की बात किया गया है। ब्यूट 2 आयन को अगर लिंडलार कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराएं और सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया के साथ कराएं तो पूछ रहा है ए और बी क्रमशः होंगे, तो क्या होगा आपका ए और बी। अगर लिंडलार कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या दिया ब्यूटाइन, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका सी, क्या बनता है सिस 2 ब्यूटीन, मतलब क्या बन जाएगा CH3, यहाँ पर CH, हम लोग ऐसे लिख दे थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, C यहाँ पे CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ आपका H और यहाँ पे क्या बन जाए H, तो क्या बन जाएगा आपका सिस 2 ब्यूटीन। क्या बनेगा आपका सिस, क्या बनेगा आपका 2 ब्यूटीन, क्या बन जाएगा आपका सिस 2 ब्यूटीन बन जाएगा। और सोडियम आप लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका बी क्या बन जाएगा आपका ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो क्या बनेगा आपका देखिए यहाँ पे CH3, C, यहाँ पे ले लीजिए आप C, यहाँ ले लीजिए आप H, CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा H, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, एक क्या बनेगा आपका सिस ब्यूट 2 इन, सिस ब्यूट 2 इन या सिस 2 ब्यूटीन, और क्या बन जाएगा आपका ट्रांस ब्यूट 2 इन, तो क्या होगा आपका सिस ब्यूट 2 इन और क्या बन जाएगा ट्रांस ब्यूट 2 इन। ठीक है ना, थर्ड इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 85, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रकृति में अध्रुवीय है? क्या बोलेंगे हम लोग नॉन पोलर। तो देखिए नॉन पोलर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं NO2, POCl3, HCH2O, यहाँ दिया है SbCl5। हम लोग जानते हैं अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, मतलब सेंट्रल एटम के अराउंड सेम टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है 0 होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे अध्रुवीय बोलते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा आपका अगर SbCl5 की बात करते हैं, SbCl5 की बात करें तो 3 क्लोरीन आपका ऐसे जुड़ जाएगा और 2 क्लोरीन आपका कहाँ होगा परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा। मीन्स क्या है सेंट्रल एटम के राउंड अगर सेम टाइप के एलिमेंट है तो क्या होगा आपका प्रकृति में अध्रुवीय हो जाएगा। क्या होगा आपका अध्रुवीय हो जाएगा, तो क्या होगा आपका फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पेपर तो बहुत अच्छे हुए होंगे क्योंकि पेपर सब NCERT बेस्ड बना हुआ है, आप लोग अच्छे से पेपर किए भी होंगे, अच्छे मार्क्स भी आपके आए होंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 86 की बात करते हैं, क्या खंड बी की बात करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को जल के साथ गर्म करने पर उत्पन्न करेगा। इसका मतलब क्या होगा आपका 2,4,6 ट्राई क्लोरोबेंजीन। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Cl, यहाँ पे जोड़ दीजिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। टू 4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को अगर हम लोग क्या करें, देखो दिया हुआ जल के साथ गर्म करने पर, मतलब H2O, और क्या करें हम लोग गर्म कर दें, क्या कर देंगे गर्म कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका यहाँ से H और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका NO2, यहाँ पे क्या होगा आपका NO2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका NO2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं 2, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो क्या बोलेंगे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, क्या बोलेंगे इसको फिनॉल। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलेंगे हम लोग पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोल देंगे हम लोग पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। तो सेकेंड इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पिक्रिक अम्ल बोल देंगे। ठीक है, तो 86 का ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर होगा। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 87। देखिए क्या दिया हुआ है 2 ब्यूटीन में कार्बन कार्बन द्विबंध के बारे में प्रतिबंधित घूर्णन का कारण है। पहला दिया हुआ आपसे क्या एक यस और sp2 संकरित कक्षक का अतिव्यापन, 2 sp संकरित कक्षक का अतिव्यापन, एक p और एक sp2 संकरित कक्षक का अतिव्यापन, 2 p कक्षकों का
पार्श्व पथ अतिव्यापन, इसका मतलब क्या होता है? 2 ब्यूटेन की बात करें हम लोग, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे CH3। अब जहाँ पे पाई बॉन्ड होगा हम लोग क्या होता है? पार्शियल, क्या बोलते हैं हम लोग? पार्श्व ओवरलैपिंग होगा। ऐसे हम लोग देखते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? 2p कक्षकों क्या क्या होगा आपका? क्या बोलेंगे? पार्श्व अतिव्यापन हम लोग बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? ऊपर नीचे लेटरल ओवरलैपिंग हो गई तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, अब बात करते हैं हम लोग क्या? 88 फेस और मर समावयवता प्रदर्शित करने वाले सहसंयोजक यौगिक हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया? फेस और मर, मतलब फेशियल और मेरिडोनियल की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे पहला 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसमें फेशियल और मेरिडोनियल बनेगा? तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा? चलिए आप लोग के आंसर सही है, बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पे क्या बात करेंगे, आप सभी लोगों ने आंसर सही दिया है, इसका मतलब क्या होगा आपका? CO NH3, तो यहाँ पे NH3 आप ऐसे जोड़ दीजिए, NH3 यहाँ पे जोड़ दीजिए आप, NH3 यहाँ क्या हो जाएगा आपका? NH3 और क्या जुड़ा हुआ आपका? NO2, यहाँ पे बोल देंगे हम लोग क्या? NO2, यहाँ बोल देंगे हम लोग क्या? NO2 और इसको हम लोग बोल दें क्या? देखिए अगर सभी क्या होंगे, देखो यहाँ पे CH3 सब क्या है आपके? सेम है, मीन्स क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्या अगर सेम है तो हम लोग क्या बोल देंगे हम लोग? फेशियल। क्या बोलेंगे हम लोग? फेस बोल देंगे। क्या बोलते हैं हम लोग? है फेस बोल देंगे, फेशियल बोल देते हैं। और इसी को हम लोग ऐसे बना ले, अगर मान लीजिए क्या बना ले हम लोग? ऐसे बना लेते हैं, CO यहाँ ले लीजिए आप, NH3 और यहाँ ले लीजिए क्या? NH3 और यहाँ पे क्या ले लें हम लोग? NH3, यहाँ पे ले लीजिए आप NO2, यहाँ ले लीजिए आप NO2, यहाँ ले लीजिए क्या आप? NO2। तो देखिए यहाँ पे CH3 क्या होगा आपका? अपोजिट साइड में चला गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? मर। देखो क्या लिखा होगा? मर। तो फेशियल एंड मेरिडोनियल क्या होगा? दोनों बनते हैं किस में? यही में CONH3 और NO2, इसमें क्या होता है आपका? फेशियल एंड मेरिडोनियल समयावता प्रदर्शित करने वाले सहसंयोजक यौगिक होते हैं। ठीक है ना? आइए बात करते हैं हम लोग 89 की बात करते हैं। तो क्या दिया हुआ आपका? निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद हैं। तो देखो आप जानते हैं CH3 CH2 यहाँ पे क्या दिया आपका? CH3 Cr2O3 और V2O5 773 केल्विन और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेंगे तो आप जानते हैं क्या बन जाता है? बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बनेगा आपका? बेंजीन। क्या बन जाएगा आपका? बेंजीन बन जाता है। तो सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? यहीं पे एक कार्बन हम अगर और बढ़ा देते हैं तो क्या बन जाता है आपका? यहीं पे क्या बन जाएगा आपको बताइए? तो क्या बन जाता है आपका? ये बन जाता है आपका। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? देखो 6 ही कार्बन है तो क्या बन जाएगा आपका? बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग 90 की। तो 90 देखो क्या दिया हुआ है? एसीटोन और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया के बाद जल योजन पर देगा। इसका मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे? एसीटोन मीन्स क्या होगा आपका? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होगा आपका? CH3। जब इसकी हम लोग क्या करें? किसके साथ रिएक्शन करा देंगे? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। किसके साथ बोलेंगे? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस CH3 यहाँ पर Mg और क्या ले लें हम लोग? Br। जब इसकी हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा आपका? इस बॉन्ड को हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? माइनस। और इसको हम लोग क्या करें? यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब इसके हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? CH3 यहाँ पर C, यहाँ पर O, Mg Br और यहाँ पे क्या होगा आपका? CH3, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका? CH3। और जब इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे मीन्स H3O प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और क्या होगा आपका? यहाँ क्या बन जाएगा आपका? CH3C, यहाँ पर क्या होगा आपका? OH, यहाँ जोड़ देंगे आप CH3, यहाँ जोड़ दीजिए आप CH3 और प्लस क्या होगा आपका? Mg, यहाँ पर क्या होगा आपका? OH, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? Br। तो क्या होगा आपका? टर्सरी। देखो क्या बनेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल और क्या बोलेंगे? एल्कोहल। क्या बोल देंगे हम लोग?
टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या होगा आपका? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा। क्या बोलेंगे हम लोग? तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है ना? तो थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 91 की। तो 91 में देखिए क्या दिया हुआ है। अगर हम लोग PCl5 को कुछ ना मैचिंग करना है ABC में, तो देखो PCl5 की बात करेंगे तो अगर क्या होगा, देखो यहाँ पे फास्फोरस के बाद 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, मीन्स 5 अगर सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय द्विपिरामिड। क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय द्विपिरामिड बोलते हैं। और त्रिकोणीय द्विपिरामिड जो होता है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 और 90 डिग्री होता है। देखिए सर, यहाँ हम लोग बात करेंगे तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट का फोर्थ, ये दोनों है, ये दोनों तो क्या होगा आपके? कट गए। चलिए यहाँ फर्स्ट का 4 है। चलिए अब दूसरा दिया हुआ है NH3 अमोनिया। अमोनिया कैसा होता है आपका? पिरामिडल होता है। कैसा होता है? पिरामिडल होता है। तो अगर अमोनिया पिरामिडल हो जाएगा तो यहाँ पे इसका सेकेंड होगा। और जब अमोनिया पिरामिडल होता है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 107 डिग्री होती है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ? सेकेंड का थर्ड और बी हो जाएगा। सेकेंड का थर्ड और सी दे रहा है नहीं, तो क्या होगा आपका? फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 92। क्या दिया हुआ है? अभिक्रिया के क्रम में जेड को पहचाने। इसका मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसके साथ रिएक्शन कराएं तो Y बन रहा है। Y को अगर C2H5ONA के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जेड बन रहा है। पूछ रहा है जेड क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे H2O2 है, मीन्स क्या होगा आपका? पराक्साइड होगा। और अगर पराक्साइड होता है तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। क्या होता है आपका? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। और यहाँ पे अगर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है तो निगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। मीन्स क्या बन जाएगा आपका? CH3 CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? CH2Br हो जाएगा। और जब इसकी सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा, NaBr यहाँ से निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका? जेड क्या बन जाएगा आपका? CH3 CH2, यहाँ पर CH2 और क्या होगा आपका? CH2। देखिए 3 आपका हो गया और फिर क्या जोड़ देंगे? OC2H5 हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम लोग क्या बोल, यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? CH3, यहाँ क्या बोल देंगे हम लोग? CH2 हो, क्या बोलेंगे? CH3 CH2 होल थ्राइस O हम लोग बोल देंगे क्या? हम लोग इसी में C2H5। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा आपका? यही क्या होगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, चलिए पूछा गया क्या आपसे? 93 पूछ रहा है यम ग्राम पदार्थ वाष्पित होकर एसटीपी पर 5.6 लीटर आयतन घेरता है तो पदार्थ का वाष्प घनत्व होगा। पदार्थ का वाष्प घनत्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका मतलब क्या बोलेंगे? 5.6 लीटर आयतन कितने में है आपके? यम ग्राम पदार्थ में। किसमें ग्राम? देखिए इसको हम लोग ऐसे बोल दें, चूंकि 5.6 लीटर क्या बोलेंगे? वॉल्यूम आयतन। आयतन किसमें होगा आपका? यम ग्राम पदार्थ में। यम क्या होगा आपका? ग्राम पदार्थ में है, इसलिए क्या होगा आपका? 22.4 लीटर आयतन कितने ग्राम में होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यम अपान क्या बोलेंगे? 22.4 यम अपान 5.6 इंटू 22.4 तो काट दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? 4 मोलरिटी आ जाएगी। अब हम लोग जानते हैं 4 मोलरिटी जब आ गई आयतन को क्या कर रहा है? वाष्पित कर दे रहा है। तो पूछ रहा है क्या? पदार्थ का पूछ रहा है वाष्प घनत्व। तो हम जानते हैं वाष्प घनत्व
वाष्प घनत्व क्या होगा आपका, बताइए। मोलर मास क्या होगा आपका, मोलर द्रव्यमान अपान क्या होगा आपका, द्रव्यमान अपान क्या होगा, द्रव्यमान अपान क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो देखिए वाष्प घनत्व इज इक्वल टू मोलर द्रव्यमान अपान 2 हो जाएगा। अब मोलर द्रव्यमान की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, देखो 4m दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका 4m डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा आप बताइए, 2m हो जाएगा। ठीक है ना, वाष्प घनत्व इज इक्वल टू मोलर द्रव्यमान डिवाइड बाई क्या होगा 2, तो कितना आ जाएगा आपका 2m आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इधर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 94 की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोल देंगे हम लोग, एक रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं 300 केल्विन टू, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका 280 केल्विन, क्या होगा आपका 280 केल्विन पर रखे गए हैं, दर स्थिरांक K1 और K2 पाए गए हैं तब। इसका मतलब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है 10 डिग्री क्या बोलेंगे 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर दर 2 गुना क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं हर 10 डिग्री सेल्सियस, ऐसे बोलते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम लोग कैसे बोलते हैं, 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर दर क्या होता है आपका 2 गुना बढ़ जाता है, दर 2 गुना बढ़ जाता है। मतलब प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर दर कितना होता है आपका, 2 गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब हम लोग बोलते हैं 280 केल्विन से 290 केल्विन, फिर कहाँ जाए हम लोग 300 केल्विन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 2 गुना इसका 2 गुना उसका, तो यहाँ पे K1 और K2 मान लें, तो यहाँ पे क्या होगा आपका K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 K2 हो जाएगा, और यहाँ पे पूछ रहा है K2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, क्या होगा आपका K1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। K2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका K1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 4 डिग्री। तो इसका देखो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो क्या होगा आपका 2 गुना मतलब 4 गुना हो जाएगा, मतलब क्या होगा K1 इज इक्वल टू 4 K2 इज इक्वल टू क्या होगा K1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 95। देखिए क्या दिया, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करें। देखो क्या दिया आपका, साइनोहाइड्रेन, एसिटल, सिप क्षार और ऑक्सीजन दिया हुआ है। इधर क्या दिया आपका, कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया NH2OH RNH2 एल्कोहल एंड क्या बोलेंगे HCl। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें, सही उत्तर को चुनें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा आपका साइनोहाइड्रिन की, अगर हम लोग बात करते हैं तो साइनोहाइड्रिन किसके लिए आपका हो जाएगा आपका HCl की, क्या क्या होगा आपका साइनोहाइड्रिन किसके लिए होगा आपका HCl के लिए हो जाएगा। और बात करेंगे एसिटल की बात करते हैं तो किसके लिए होगा आपका एल्कोहल के लिए होता है। और सिप बेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिप बेस किसके लिए होता है आपका प्राइमरी एमीन के लिए होता है। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका हाइड्रॉक्सिल एमीन के लिए होगा, किसके लिए होगा आपका हाइड्रॉक्सिल एमीन के लिए होगा। तो फर्स्ट का 4, एसिटल की बात करेंगे तो एल्कोहल, देखिए फर्स्ट का 4, सेकेंड का 3rd, बी का 3rd, सी का क्या दिया आपका RNH2 मतलब एल्कीन की बात क्या बनेगी एमीन, प्राइमरी एमीन, तो सी का क्या हो जाएगा सेकेंड। यही आपका आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हम लोग हैं क्या दिया आपसे 96 की, निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद ए है। इसका मतलब क्या होगा आपका क्या बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर एनिलीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पूछ रहा है ये क्या बनेगा। इसका मतलब हम लोग ऐसे देख लें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड
अगर हम लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एनिलीन के साथ, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे H और यहाँ से क्या होगा आपका Cl निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करा दें तो क्या होगा आपका, एसिडिक की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बोल देंगे हम लोग, पैरा एमिनो। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके पैरा एमिनो क्या बोलेंगे, एजोबेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। पैरा एमिनो क्या होगा आपका, एजोबेंजीन, पैरा एमिनो एजोबेंजीन बोल देंगे। और इसका कलर कैसा होता है, येलो डाई। क्या हो, कैसा कलर होता है आपका, येलो डाई। क्या बोलेंगे, येलो डाई कलर का होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग 97 की। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जलीय विलयन में Cu+2 आयन की अस्थायित्व Cu+ लवणों से क्या होता है, अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलेंगे, जलयोजन ऊर्जा क्या होती है, क्या होती है, किसकी वजह से होती है, क्योंकि क्या बोलेंगे हम लोग, परमाणुकरण की एंथैल्पी, जलयोजन ऊर्जा, द्वितीयक आयन एंथैल्पी, प्रथम आयन एंथैल्पी, क्या होता है आपका, जलयोजन ऊर्जा होता है। क्या होता है, जलयोजन ऊर्जा की वजह से क्या होता है, जलीय विलयन में Cu+2 आयन का अस्थायित्व Cu+1 लवणों से अधिक होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग 98 की। तो देखो 98 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ 98 की बात करेंगे तो क्या होगा आपका। तो 98 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताइएगा 98 की बात करें हम लोग तो फिनाल को अगर जिंक डिस्टिलेशन करा देंगे, तो अगर फिनाल की बात करें तो क्या होगा आपका, फिनाल को अगर हम लोग जिंक का डिस्टिलेशन करा दें, जिंक का डिस्टिलेशन, तो क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन बनता है। क्या बनता है, बेंजीन बन जाएगा। और बेंजीन को हम लोग क्या करें, किसके साथ रिएक्शन करा दे, बताइए, दिया हुआ कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, और क्या दिया आपका, कंसंट्रेट HNO3, और यहाँ दिया आपका 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया, तो क्या बन जाएगा आपका, नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाता है आपका, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। और नाइट्रोबेंजीन को अगर हम लोग SnCl क्या SN/HCl क्या होगा आपका, स्टीफन रिडक्शन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, NO2 किस में चेंज हो जाएगा आपका, NH2 में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्या बोलते हैं हम लोग, एनिलीन बोलते हैं। तो यहाँ पे एनिलीन हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बेंजीन। बेंजीन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनिलीन। तो देखो पहला क्या होगा आपका, बेंजीन, दूसरा नाइट्रोबेंजीन, और तीसरा क्या होगा आपका, एनिलीन हो जाएगा। तो ABC हमारे यही होंगे आपके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्या 99 की। देखो क्या दिया आपसे, इलेक्ट्रोड क्षमता के लिए Cu+2 प्लस इलेक्ट्रॉन से Cu+1 जब बन रहा है, और Cu+1 से क्या इलेक्ट्रॉन Cu बन जा रहा है, इसकी दोनों वैल्यू दिया हुआ क्रमशः हैं। तो पूछ रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की बात किया है Cu+2/Cu के लिए, इसका मतलब पूछ लिया जाए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की बात किया जाए Cu+2/Cu के लिए। तो देखो यहाँ पे कितने, यहाँ पे हम बात करते हैं Cu+2 से किस में जा रहा है आपका, Cu में जा रहा है। तो यहाँ पे प्लस का 2 चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। तो यहाँ पे बोला जाएगा आपसे क्या, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे बोला जाएगा, तो क्या करें, यहाँ पे देखो Cu+2 से हम लोग Cu में जा रहे हैं, तो इन दोनों रिएक्शन को क्या करें हम लोग, ऐड कर दें। तो कैसे ऐड कर दें, Cu+2 प्लस इलेक्ट्रॉन, Cu+
यहाँ दे दिया आपसे क्या, Cu प्लस इलेक्ट्रॉन, Cu बनाना क्या हमको है, Cu+2 से क्या होगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और क्या बन गया आपका Cu। तो यहाँ से इसको काट दीजिए, तो क्या बनाना हमको है, Cu+2 से Cu, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका Cu+2 से Cu मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, E0 Cu+2 ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना दिया है आपका 15 प्लस 0.50 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, यानी कि वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 2 तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आएगा आपका 0.325, कितना आएगा आपका 0.325 कितना आएगा वोल्ट, यही हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 0.325, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 100 क्वेश्चन दिख दिया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। यहाँ क्या दिया, सुक्रोज, सुक्रोज बताइए क्या होता है, बताइए, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, अपचयित शर्करा होता है, क्या बोलेंगे हम, नॉन रिड्यूसिंग शुगर अपचयित शर्करा होता है। यहाँ बात करेंगे माल्टोज की बात करते हैं, तो माल्टोज क्या होता है आपका अपचयित शर्करा होता है और C1 to C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती हैं, क्या होगा आपका थर्ड हो जाएगा। एमाइलोज की बात करें तो एमाइलोज में क्या होता है, C1 to C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और क्या होता है लगभग 15 से 20% क्या होता है आपका इसमें स्टार्च होता है, क्या होता है 15 से 20% क्या होता है स्टार्च हो जाएगा। तो फर्स्ट का फोर्थ, सेकेंड का थर्ड, सेकेंड का क्या होगा आपका थर्ड, तो फर्स्ट का फोर्थ, सेकेंड का थर्ड और सी का क्या होगा आपका सेकेंड, सी का क्या हो जाएगा आपका सेकेंड और डी का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब बोल सकते हैं हम लोग हैं कौन सा आंसर सही होगा, सेकेंड इज द राइट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहे हमारे ये FST 06 के 76 से 100 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया। तो अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।